हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल की ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग के बाद एक ट्रेड से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा जिसको पास करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ट्रेड से रिलेटेड एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आप लोगों का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो ऐसे में ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कंप्लीट मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर्स। ये वीडियो शटरिंग कारपेंटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम पिछले वीडियो में स्टील फिक्सर या बारबेंडर के लिए हम वीडियो डाले हैं जिसमें कंप्लीट मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चंस और आंसर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि जो क्वेश्चंस होंगे 48 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर का होगा और 1.5 घंटे टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन जो पेपर है ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकता है। अगर आपका ऑफलाइन होगा तो इसी तरह से होगा, ऑनलाइन होगा तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, बट क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार के आने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टूल्स फ्रॉम गिवन पिक्चर्स, यानी यह जो पिक्चर्स दिया हुआ है एक कौन सा टूल है, यानी किस काम में आता है, इसका नेम क्या है। तो इसका जो नेम है इसे हम प्लेनर बोलते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन यह है प्लेनर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा प्लेनर। ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, यानी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टूल्स फ्रॉम गिवन पिक्चर्स, यानी यह भी एक पिक्चर ही है। यह टूल्स क्या आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी एक कौन सा टूल है, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है सर्कुलर सॉ। ठीक है, यानी इस तरह का जो टूल्स होगा सर्कुलर सॉ होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ वुडन फार्मवर्क, यानी जो वुडन फार्मवर्क है उसका क्या एडवांटेज यानी क्या विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 है, यानी इसका जो ऑप्शन है इजी टू असेंबल एंड डिसेंबल, यानी जो वुडन फार्मवर्क है वह निकालने और लगाने में आसान रहता है, लाइट वेट में भी इसी रहता है, इजी रिप्लेसेबल यानी एक जगह से दूसरे जगह पर यानी बदलने में भी आसान रहता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी तीसरे का आंसर जो होगा 4 नंबर का आंसर होगा। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ज्वाइंट सॉ इन गिवन पिक्चर्स, यानी ये जो पिक्चर्स है चौथे नंबर का यह इसे क्या कहते हैं, मतलब इस पिक्चर्स को क्या बोलते हैं। तो चौथे नंबर का जो आंसर होगा आपका 4 नंबर, इसे बोलते हैं डोटेल ज्वाइंट, यानी डोटेल ज्वाइंट बोलते हैं। इस तरह का अगर ज्वाइंट आता है तो आपको डोटेल ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का आंसर होगा टोटल ज्वाइंट। ओके, अब हम आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चंस पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन इजी है। 5वें क्वेश्चन में यह है कि 1 मीटर इक्वल टू कितने फीट होते हैं, यानी 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, यानी 5वें नंबर का जो आंसर होगा 3rd नंबर का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे में आप लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरह से आप उसको भी देख लीजिएगा। अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन जो है ये भी आपका पिक्चर सी दिया हुआ है, यानी ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेल फ्रॉम गिवन पिक्चर्स, यानी जो कील होता है, जो इसे नेल बोलते हैं। नेल जो होता है यह बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये जो आपका दिखा हुआ आ रहा है वो आपका कॉमन नेल होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वुडन शटरिंग, यानी जो वुडन शटरिंग है उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं आता है। तो 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर का रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट आपका जो होता है स्टील बारबेंडर के लिए होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है 3rd नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर आपका ये सेकेंड लेवल का
है इसमें क्वेश्चंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलीजिंग एजेंट अप्लाइड ऑन फार्मवर्क, यानी इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर का होगा, यानी इजी रिमूवल ऑफ शटर्स, यानी जो अप्लाई किया जाता है फार्मवर्क पर रिलीजिंग के लिए, वो किस लिए काम आता है, इजी रिमूवल ऑफ शटर्स, यानी शटर को हटाने के लिए जो है आसानी होता है, यानी इसका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर का होगा। अब हम आते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन पे। 9 नंबर के क्वेश्चन पे है टर्न बकल्स इज यूज्ड फॉर, यानी 9 नंबर का जो है क्वेश्चन, ये 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर तीनों नहीं होगा। आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो बकल्स का यूज किया जाता है, जो सरफेस होता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हमें जहाँ तक पता है कि इसमें से तीनों सही नहीं होगा, क्योंकि जो सरफेस होता है उसे एक इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए टर्न बकल्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा 9 नंबर के क्वेश्चंस पर। 10 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फार्मवर्क इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है फार्मवर्क के लिए। तो इसमें जो है पेरी है, पेरी जो है आपका पेरी इंडिया में यूज किया जाता है फार्मवर्क। ये जो डोका है ये आपका यूरोपियन है, और मीवान जो है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा यूज होता है जहाँ तक हमें जानकारी है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेरी ही होगा, पेरी इंडिया में यूज किया जाता है। तो अब हम आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चंस में। 11 नंबर का क्वेश्चन में भी आपको फिगर दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम फार्मवर्क फ्रॉम गिवन पिक्चर्स, यानी यह भी बोला है कि ये पिक्चर्स क्या प्रदर्शित होता है, यानी इसे क्या बोलते हैं। तो इस पिक्चर्स का जो 11 नंबर का जो आंसर होगा 2nd नंबर होगा, यानी इसे एडजस्टेबल प्रॉप बोलते हैं। यानी 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा एडजस्टेबल प्रॉप, यानी 11 नंबर का 2nd ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस पर। 12 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें है इन सिस्टम फार्मवर्क विच कंपोनेंट फॉर्म द वॉल फेस एट द बॉटम ऑफ द वॉल्स, यानी जो कंपोनेंट होता है नीचे की तरफ जो यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है रॉक कॉर बोलते हैं। ओके, जो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ये 2nd ऑप्शन होगा रॉकर। जो कीकर होता है वो टॉप में यूज किया जाता है, और रॉकर जो होता है वो बॉटम में यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चंस की तरफ आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चंस पर। 13 नंबर के क्वेश्चंस में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द रिमूवल ऑफ फार्म फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ एन एलिवेटेड स्लैब, यानी स्लैब में जो सीक्वेंस होता है हटाने के लिए उसका सीक्वेंस यानी पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट सीक्वेंस होगा आपका 3rd ऑप्शन सही होगा, यानी 3rd वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्पेन इन वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन से स्पेन की मदद से आपको निकालना होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। अब हम 14 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चंस है, व्हेन शुड यू रिमूव वॉल टाइज इन सिस्टम फार्मवर्क, यानी आपका जो टाइज है जो रिमूव कब हटाया जाता है, कब हटाया जाता है। तो इसका 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर का, यानी अलॉन्ग विथ डी शटरिंग, डी शटरिंग के लिए आपको हटाया जाता है, यानी 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा अलॉन्ग विथ डी शटरिंग। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप लोग इंग्लिश को ज़रूर पढ़िएगा, यानी जो लोगों का इंग्लिश वीक है वो मतलब अगर पूरा इंग्लिश नहीं आता है तो कम से कम पढ़ सके, पढ़ने से याद होगा और समझ में भी आएगा कि इसका आंसर ए होगा। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश पर फोकस ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश में ही आने वाले हैं आपको, इसलिए हम ये टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आपको बता रहे हैं। अब हम आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस पर। 15 नंबर का जो क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई द टूल्स फ्रॉम गिवन पिक्चर, यानी यह भी आपका एक पिक्चर्स दिया हुआ है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों
ये जो पिक्चर्स है, जैसे जो हैमर होता है यानी हथौड़ी जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे नेलिंग हैमर होता है, स्टैंड है, पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, सॉफ्ट हैमर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉफ्ट हैमर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर का यानी सॉफ्ट हैमर होगा ये। ऐसे में हम इसका भी आपको पिक्चर्स डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं कई टाइप के हैमर है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं टाइप्स ऑफ हैमर, तो वहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के हैमर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कवर इन रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्समेंट को ढकने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है आपको सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, सॉरी सर, इसमें थर्ड नंबर का आंसर सही होगा। यानी जो रेनफोर्समेंट का ढकने का उद्देश्य होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन द बार्स फ्रॉम कोरिजन और प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम फायर, यानी जो आग है धूल वगैरह से बचाने के लिए उसको ढका जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बोथ, यानी 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बोथ होगा। अभी हम 17 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द टूल्स फ्रॉम गिवन पिक्चर, यानी ये भी आपको एक पिक्चर्स दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना नहीं क्या है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं किसे सूता बोलते हैं, कुछ लोग और बोलते हैं, तो इसका जो इंग्लिश में नाम है इस पिक्चर्स का नाम जो है 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी प्लम बॉब बोलते हैं इसे। वाटर लेवल आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है लेवल नापने के लिए होता है, और जो प्लम बॉब है वह ऊपर से दीवार वगैरह इस तरह का नापने के लिए होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लम बॉब, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लम बॉब। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। इसका है स्पिरिट लेवल इज यूज टू चेक ऑफ फ्रेमवर्क, यानी इसमें जो स्पिरिट लेवल का जो होता है किस तरह से चेक करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा हॉरिजॉन्टल, यानी जो स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल किया जाता है, यानी 36 किया जाता है, नीचे की तरफ किया जाता है। और एक आता है प्लम बॉब, यानी इस तरह का जो प्लम बॉब होता है इसका यूज वर्टिकल होता है, यानी इस तरह से होता है वर्टिकल, यानी उसका ऊंचाई नापने के लिए देखने के लिए कि सीधा है कि नहीं। और जो आपका स्पिरिट लेवल होता है वो हॉरिजॉन्टल यानी 36 नापने के लिए होता है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो यानी 18 नंबर का जो स्पिरिट लेवल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। और दोस्तों अगर प्लम लिखा रहेगा प्लम का जो यूज होगा वो वर्टिकल होगा, यानी ये दोनों आप याद रखिएगा, ये प्लम जो है वर्टिकल होता है और जो स्पिरिट लेवल है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो आइए हम 19 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, इफ़ नॉट प्रॉपरली सील्ड फार्मवर्क ज्वाइंट कैन लीड टू, यानी अगर आपका जो आप फार्मवर्क करते हैं वो पूरी तरह से अगर सील नहीं रहता यानी कहीं लीकेज रहता है तो क्या हो सकता है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है 19 नंबर का सही होगा। यानी इसमें भी आप देख सकते हैं हनी कम्बिंग इन कंक्रीट, यानी ऐसे बोल रहे कि मधुमक्खी का छत्ता लग सकता है उसमें कंक्रीट में जहाँ लीकेज होगा, तो ऐसा नहीं होता है, छत्ता तो शायद नहीं लगते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लीकेज ऑफ सलरी, यानी जो आपका मसाला वगैरह होता है वो लीक करने लगा, यानी मतलब अब बहने लगेगा जहाँ से लीक रहेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेकेंड नंबर का होगा। तो अभी हम आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फेल्योर ऑफ फार्मवर्क, यानी कौन सा लीड जो है फेल्योर करता है, यानी जो फार्मवर्क होगा वो आपको फेल कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का ये सेकेंड ऑप्शन होगा, लूज पिन वेजेज या लूज टाई रॉड, यानी कोई भी चीज़ अगर जैसे पिन वगैरह लगाते हैं, कील वगैरह लगाते हैं या फिर कोई रॉड वगैरह लगाते हैं, अगर लूज रहता है तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा। और अगर देखिए प्रॉपर इसका फोल्डिंग मतलब होता है सहायता, यानी कोई अगर आप पोलो लगाए हैं प्रॉपर तरीके सही तरीके से तो वो तो आपके लिए हेल्पफुल ही करेगा। प्रॉपर ब्रेसिंग जो है ब्रेसिंग किए रहेंगे वो भी आपका सही ही रहेगा। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा यानी लूज नहीं होना चाहिए, यानी लूज कोई भी चीज़ नहीं होना है, यानी प्रॉपर फिट होना चाहिए। इसलिए जो 20 नंबर का करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर का होगा। अब हम आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। 21 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फार्मवर्क, यानी अच्छे फार्मवर्क की क्या विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फार्मवर्क की क्या विशेषता है। इसमें हम देख सकते हैं इट इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल लीकेज, जो अच्छा फार्मवर्क होगा यानी अच्छा आप शटरिंग किए रहेंगे तो वह लीकेज सभी लीकेज को
ख़त्म कर देगा, यानी लीकेज से सुरक्षा करेगा। तो यह भी इसकी एक विशेषता ही है। इट शुड परमिट रिमूवल ऑफ ऑल पार्ट्स विदाउट डैमेजिंग द कंक्रीट सरफेस, यानी जो कंक्रीट सरफेस होगा उसके बिना किसी डैमेज का, यानी कोई नुकसान पहुंचाए उसको हम हटा भी सकते हैं। तो यानी अच्छे जो फ्रेमवर्क होंगे वो ऐसे ही हटा सकते हैं, अच्छे से लगा रहेगा तो आसानी से हटा भी सकेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट शुड हैव डिजायर्ड लेवल एंड लाइन, यानी लेवल और लाइन को भी अच्छे से पहचान सकेंगे और अपने हिसाब से लगा सकेंगे, यानी ये तीनों अच्छे फ्रेमवर्क की विशेषता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी 21 नंबर का करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। अब हम आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चंस पर। 22 नंबर के क्वेश्चंस पर है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सीकिंग एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सीनियर से एडवाइस लेते हैं, यानी सलाह लेते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हम आंसर देख लेते हैं। इट हेल्प इन एरर रिजोल्यूशन, यानी आपके सहायता करे, जो भी आपके पास त्रुटियां आती हैं, जो काम नहीं समझ पाते हैं, उसमें सहायता प्रदान, यानी अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको हेल्प ही करेंगे। तो यानी ये भी सही है। इट हेल्प इन कंप्लीटिंग द टास्क अर्ली, यानी आप आसानी से जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उसको पूरा कर सकते हैं, यानी ये भी अपने सीनियर से अगर सलाह लेके करते हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका थर्ड ऑप्शन है, इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द टास्क मोर इफेक्टिवली, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रभावशाली ढंग से होगा। यानी आप अपने सीनियर से अगर सलाह लेके काम करते हैं तो आपको इन सभी मायने में हेल्पफुल मिलेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी 22 नंबर का करेक्ट आंसर 4 नंबर का होगा। दोस्तों अब हम 23 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी अगर आपका जो भी आपकी टीम में है उनसे अगर सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत नहीं मिल पाता है, या फिर कोई सूचना आपको सुनने में मतलब नहीं समझ में आता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, अगर आप मान लीजिए कोई आपके असिस्टेंट है, यानी सहायता करने वाला है, या फिर कोई भी है आपसे सीनियर है, कुछ कहता है करने के लिए तो आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं काम समय से हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत होगा। हजार्डस कंडीशन, यानी कोई खतरनाक कंडीशन आ सकता है, यानी कोई बाधा आ सकती है, तो ये सही है। यानी अगर आप अपनी टीम में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हजार्डस कंडीशन हो सकता है। इसलिए 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, यानी आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 24 नंबर के क्वेश्चंस पर। 24 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वर्क शेड्यूल, यानी अच्छे कार्य सारणी का विशेषता क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपको प्रायोरिटी टू इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी प्रायोरिटी जो है इम्पॉर्टेंट काम को देना होगा, और एक है रियलिस्टिक टाइमलाइन, यानी टाइमलाइन को भी समझना होगा। यानी ये दोनों ऑप्शन है, यानी अगर आप अच्छा काम करते हैं, समय से काम करते हैं, तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट काम को भी ध्यान रखना होगा और आपको समय को भी ध्यान रखना होगा, क्या टाइमलाइन है, समय सीमा क्या है आपका वर्क करने का। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ऑप्शन, यानी बोथ ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चंस पर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर इज शॉर्ट सर्किट इन वैक्यूम डिवेटरिंग पंप्स, यानी अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है डिवेटरिंग पंप में तो आपको क्या करना है। तो इसमें आपको कंटिन्यू टू वर्क विथ इट, यानी काम करते रहना, ऐसा नहीं है। थ्रो अवे द पंप को फेंक देना है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। इसमें रिपोर्ट इट टू सुपरवाइजर सुपीरियर्स, यानी आपके जो सहायक है, आपके जो सीनियर्स हैं, उनको रिपोर्ट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का थर्ड ऑप्शन सही होगा। यानी आपको जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होता है वैक्यूम डिवाटरिंग में, तो आपको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अब हम आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ टीम डिस्कशन, यानी अगर आप अपने टीम में काम कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके कर रहे हैं, अच्छे से सलाह ले करके कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। इट हेल्प इन डिले ऑफ वर्क, अगर काम करने में जो है आपको डिले होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप टीम में डिस्कशन करके काम करते हैं तो आप काम में देरी नहीं होगा। इट हेल्प इन बैड क्वालिटी ऑफ वर्क,
आपका काम की क्वालिटी जो है ख़राब होगा यानी बैड क्वालिटी होगा, ऐसा भी नहीं है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग वर्क क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीम, यानी आपकी क्वालिटी में इम्प्रूव होगा, आपका जो टीम होगा उसका ध्यान आकर्षित होगा, यानी आप लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 नंबर का सही होगा, यानी आपके वर्क क्वालिटी में इम्प्रूव होगा और आप जो टीम में अंडरस्टैंडिंग भी बना रहेगा, यानी आप सभी लोग अपने आपसी तालमेल के हिसाब से काम करेंगे, इसलिए 26 नंबर का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विथ योर टीममेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर का फोर्थ नंबर का आंसर सही होगा, यानी ट्राई टू रिजॉल्व। इसका जो 27 नंबर का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर का होगा। मतलब ये है कि अगर आपके टीममेट में किसी से झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको बातचीत करके उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ना कि उससे लड़ाई करना है, ना कि उसे छोड़ देना है, ना कि बदला लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको उससे बातचीत करके समझौता करना है। इसलिए 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ होगा। ओके, अब हम 28 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग गुड्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टीम ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग है उसमें अलग अलग जो प्रोजेक्ट होंगे, यानी जो टीम होंगे अलग अलग टीम में, अगर आप अच्छे से रिलेशन बना के रखते हैं तो उससे क्या होगा, कौन सी बेनिफिट हो सकता है या फिर क्या करना चाहिए आपको। तो अब इसका हम आंसर देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इंटरप्ट देन वेल वर्किंग, इसका मतलब है कि आप उसके कार्य में बाधा रखेंगे, ऐसा नहीं करना है। इग्नोर देम, उनसे इग्नोर कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, टॉक एंड डिस्कस वर्क विथ देम, यानी उनसे बात करेंगे और काम से संबंधित बातचीत करेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी 28 नंबर का जो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन सही होगा। यानी आपकी बिल्डिंग में जो भी अच्छा वर्क काम करें, अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे काम के बारे में, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, यानी 28 नंबर का जो है करेक्ट आंसर तीसरा सही होगा। अब हम आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू कंप्लीट ए टास्क इन द गिवन टाइम फ्रेम, यानी जो आपका समय सीमा है उसके अंतर्गत अगर आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर का होगा, यानी आपको या तो समय सीमा के अंदर काम करना है आपको सही से, या फिर अगर आप समय सीमा के अंदर काम करते हैं तो क्या होता है, तो वर्क विथ टीम बाय डिस्ट्रीब्यूशन वर्क एज पर देयर कॉम्पिटेंसीज, यानी आपको जो है अपने टीम में काम को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके काम को करना है। जो समय सीमा का टास्क दिया गया है उसके अंदर काम को करने के लिए आपको अपने टीम में जो भी काम होंगे बांट के काम करना होगा, तभी वो काम समय सीमा के अंदर पूरा होगा। ठीक है, सो लेजी बिहेवियर, आप अपना व्यवहार गलत रखेंगे यानी खराब व्यवहार दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। वर्क एलोन, अकेले ही काम करना है, ऐसा भी नहीं करना है, यानी मिल मिला करके काम करना है। इसलिए 29 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा तीसरा सही होगा। अब हम आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव सरप्लस मटेरियल, अगर आपके पास जो मटेरियल है ज़्यादा हो जाते हैं, यानी जो आपका अच्छा मटेरियल है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, थ्रो इट अवे, उसे फेंक देना चाहिए, इसे वेस्ट समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन से होगा, कीप इट इन गुड प्लेस टू अवॉइड वेस्टेज, यानी जो ख़राब मटेरियल से बचाने के लिए, यानी ये ख़राब होने से बचाने के लिए अच्छे जगह पे इसे रख देंगे ताकि इसको बाद में यूज कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 30 का थर्ड सही होगा। अब हम आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर। 31 नंबर का क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ बैड हाउस कीपिंग, यानी ख़राब हाउस कीपिंग का क्या डीमेरिट्स है। तो 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ होगा। मतलब ये है कि हम पहले आंसर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट मे कॉज ट्रिपिंग ऑफ वर्कर, सेकेंड है इट मे कॉज अनफॉर्सिन एक्सीडेंट्स, थर्ड नंबर है इट मे लीड्स टू फायर, मतलब है आग लग सकता है, आप फ्लीस कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई भी घटना घट सकता है अगर आपका ख़राब हाउस कीपिंग होता है तो। इसलिए ये चारों ऑप्शन आपका सही होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 31 का 4।
ठीक है। अब हम 32 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट वुड यू डिसाइड टू डू फर्स्ट, आपको पहले क्या डिसाइड करना चाहिए। अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। टास्क विच आर नॉट ऑन प्रियरिटी, यानी जो आपको प्रियरिटी में नहीं है उसको काम करना है। टास्क विच आर ऑन प्रियरिटी, जो प्रियरिटी यानी जो आपको पहले से काम करना है उसको ही करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेकेंड नंबर का, यानी जो आप इम्पॉर्टेंट है काम करना इम्पॉर्टेंट है उसको ही पहले करना है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है काम उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। इसलिए 32 का करेक्ट आंसर सेकेंड होगा। अब हम आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। 33 नंबर का क्वेश्चन है वाई वर्क शेड्यूल आर इम्पॉर्टेंट, यानी वर्क शेड्यूल क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यह किसके लिए है। इट हेल्प अस इन डिलेइंग ए टास्क, यानी जो काम होगा जो टास्क दिया रहेगा उसको डिले करने में सहायता होगा, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। इट हेल्प इन डिले ऑफ द प्रोजेक्ट जो कार्य सीमा होगा प्रोजेक्ट का उसमें देरी करने के लिए हम शेड्यूल को समझेंगे, ऐसा भी नहीं है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंड द टाइमलाइन एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि आप जो काम करेंगे उस समय सीमा के अंदर करेंगे और सीक्वेंस में करेंगे, तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा। यानी वर्क शेड्यूल को अगर जानेंगे तो अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन होगा और सीक्वेंस में काम करेंगे। इसलिए 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर। 34 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ जॉब, जो इसेंशियल जॉब है उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर है जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी जो इसेंशियल सीक्वेंस में अगर आपको जॉब करना है तो उसके जॉब स्पेसिफिकेशन को जानना जरूरी होता है। इसलिए इसका 34 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पर। 35 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन ऑफ जॉब, अगर आपको टाइम लाइन की जॉब को समझना है, सही तरीके से टाइम लाइन जॉब को करना है तो आपको क्या ज़रूरी है, तो वर्क शेड्यूल को जानना जरूरी है। इसलिए 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर का होगा, यानी वर्क यानी कार्य की जो समय सीमा है उसको जानना जरूरी होता है, यानी 35 नंबर का करेक्ट आंसर 1 नंबर होगा। अब हम आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चंस पर। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस, अगर आप अनसेफ तरीके से कार्य कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, यानी कौन सा जो कार्य है अनसेफ है कार्य करने के लिए। तो 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर का होगा, यानी वर्किंग ऑन वेट प्लेटफॉर्म, यानी आप गीले जगह पर काम करेंगे यानी फिसलन भरी जगह पर काम करेंगे तो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी आंसर का जो ऑप्शन है वर्किंग ऑन हाइट विथ बॉडी हार्नेस, यानी बॉडी हार्नेस के साथ अगर आप काम करेंगे ऊंचाई पर, जैसे जो आपको होता है बेल्ट जैसे बना रहता है, अगर उसको पहन के काम करेंगे ऊंचाई पर सेफ्टी बेल्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसे हम बॉडी हार्नेस बोलते हैं। वर्किंग विथ हार्ड हैट ऑन योर हेड, आप अपने हार्ड हैट अपने सर पर लगा के रखेंगे जिससे आपको सर को बचा के रखेगा, तो ये भी सही है और ये भी सही, यानी ये दोनों आपके लिए सही है। लेकिन आप अगर गीले जगह पर काम करते हैं असुरक्षित तरीके से तो वो आपके लिए अनसेफ जगह हो सकता है। इसलिए 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर का सही होगा। अब हम 37 नंबर के आप क्वेश्चंस पर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है साइट सेफ्टी इंडक्शन इन इम्पॉर्टेंट, यानी जो साइट सेफ्टी इंडक्शन है आपको के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है फोर्थ होगा। हम आंसर की भी पढ़ लेते हैं। टू अवेयर द वर्क ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस, आपको सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में जानकारी मिलेगी अगर आप साइट सेफ्टी इंडक्शन में जाते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप अवेयर रहेंगे कैसे अपने सुरक्षा करना है। टू अवेयर देम द हजार्ड एंड देयर रिजोल्यूशन, जो आपके लिए बाधा होगा यानी जो खतरनाक सिचुएशन आएगा, जो ख़राब सिचुएशन आएगा उसके बारे में आप अवेयर रहेंगे और उससे कैसे हल करेंगे उस समस्या को, उसके लिए भी आपको जानकारी मिलता है साइट सेफ्टी इंडक्शन के थ्रू। ठीक है। टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपीई, यानी पीपीई का जो इम्पॉर्टेंस है उसको भी आप समझ सकेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी तीनों ऑप्शन सही होंगे। अब हम आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पर। 38 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ईयर प्लग, यानी जो ईयर प्लग है क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या यूज है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, टू प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम हाई पिचेस साउंड, यानी जो
ज़्यादा तीव्र आवाज़ वाले आवाज़ साउंड होंगे, उससे बचने के लिए ईयर प्लग लगाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई हेड हैट लगाते हैं, यानी टोपी लगाते हैं, हार्ड हैट, तो वह कोई भी ऊपर से गिरता है उसके लिए लगाया जाता है। जो आई फ्रॉम डस्ट, जैसे जब आप आई को सुरक्षा रखने के लिए चश्मा वगैरह लगाएंगे वहाँ पे, तो उस डस्ट और डेविड्स के लिए, यानी धूल वगैरह के लिए बचने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में ईयर प्लग का यूज़ बताया, तो ये आपका हाई पिचेस साउंड के लिए होगा, यानी 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर का होगा। अब हम आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, पावर टूल शुड बी ऑपरेटेड बाय, यानी जो पावर टूल होगा, जो इलेक्ट्रिक टूल होगा, उसे किसे चलाना चाहिए। तो ऐसे में है ए पर्सन विथ नो एक्सपर्टाइज, यानी जो उसके बारे में जानता नहीं है उसे चलाना चाहिए, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। बाई मेसन्स ऑनली, केवल मेसन्स के लिए चलाना चाहिए, ऐसा भी गलत है। लेबर्स केवल चला सकते हैं, ये भी गलत है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ए पर्सन, इसका जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ए पर्सन विथ एक्सपर्टाइज इन ऑपरेशन ऑफ दैट टूल, यानी जो इस टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त है, यानी जिसके पास इसका नॉलेज है और जो इसे कर सकता है, उसे ही चलाना चाहिए। अब हम 40 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, लेडर शुड बी प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ फ्रॉम ग्राउंड, यानी जो लेडर शुड होना चाहिए ग्राउंड से कौन से एंगल पे होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 60 डिग्री, यानी जो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल पे होना चाहिए लेडर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर का जो है करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर का जो 40 नंबर का आंसर होगा सेकेंड होगा, जो 60 डिग्री होना चाहिए, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन 60 डिग्री होना चाहिए। अब हम आते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पैनल, यानी जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उससे किसको दूर रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल पैनल के पास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आग लगने का खतरा रहता है, तो ऐसे में किसे दूर रखना चाहिए। सीमेंट को रखना चाहिए, सैंड को रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये दोनों तो जलने वाली चीज़ है नहीं। आपको फ्लेमेबल मटेरियल, यानी जो आग लगने योग्य मटेरियल होगा, उसे आपको इलेक्ट्रिकल पैनल से दूर रखना है, यानी 41 नंबर का जो आंसर होगा थर्ड नंबर सही होगा। अब हम आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर। 42 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सेफ्टी प्रैक्टिस, जो गुड सेफ्टी प्रैक्टिस होगा वह किसको फॉलो करता है। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ही होगा। ठीक है, जो 42 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ये फोर्थ होगा, यानी वियरिंग पीपीई साइट, वियरिंग बॉडी हार्नेस ड्यूरिंग वर्किंग ऑन हाइट, यानी आपको पीपीई साइट को जानना ज़रूरी होता है, पहने रखना होता है। आपको बॉडी हार्नेस, यानी जो आपको बेल्ट वगैरह रहता है ऊंचाई पर काम करने के लिए पहनना चाहिए। आपको नोज मास्क लगाना चाहिए, डस्टी इन्वायरमेंट जहाँ धूल वाला वातावरण हो वहाँ पर लगाना चाहिए, यानी ये आपको तीनों चीज़ ध्यान में रखना चाहिए गुड सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका 42 क्वेश्चन ही अवेलेबल हो पाया है। इसमें और भी हम क्वेश्चंस डाल देंगे अगले वीडियो में, और हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि जो भी टूल्स होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसका पिक्चर और उसका नाम, इससे संबंधित हम कंप्लीट वीडियो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा कर रखिए, जिससे कि और भी जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।